हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? Concentration of a solution refers to amount of solute present in a given amount of solution. किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। अब इस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अदर वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। When no more solute can be dissolved in a given solution, then such a solution is called a saturated solution. On the other hand, unsaturated solution एक ऐसा solution होता है जिसमें अभी और solute dissolve हो सकता है। It is a solution in which more amount of solute can be dissolved at a given temperature. अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम थोड़ा हीट कर दें तो हो सकता है उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, इसीलिए गिवन टेम्परेचर यहाँ पर बोला गया है। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it can is called a saturated solution. In other words, a solution in which no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called a saturated one. And यहाँ पर एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं, वो है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक मेथड है मास बाय मास परसेंटेज मेथड। इसमें क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट की वॉल्यूम को सॉल्यूशन की वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो तीन हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं। मास बाय मास, नाम से पता लग रहा है ऊपर भी मास नीचे भी मास। ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम, तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों तरफ वॉल्यूम रहेगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Moving forward, we have an example here. Example 2.1. It says a solution contains 40 grams of common salt in 320 grams of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. अब मास बाय मास है यानी कि पहला फॉर्मूला, ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास आएगा और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है कितना? मास ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट? 40 ग्राम्स। मास ऑफ वाटर कितना है? 320 ग्राम्स। अब फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास वाटर है, सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन
will be sum of solute यानी कि 40 प्लस सम विद वाटर यानी कि 320। 40 और 320 को ऐड करेंगे, 360 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। 360 ग्राम्स आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, मास ऑफ सोल्यूट भी आ गया और मास ऑफ सोल्यूशन भी आ गया। मास बाय मास के फॉर्मूला में डाल देंगे, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि 40 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन विच इज 360 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट वी विल गेट इज 0 से 0 कटा 1/9। जब हम ये डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100/9 आ गया ना। यहाँ से कितना डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 11.1%। Moving forward to our next topic, what is a suspension? Suspension क्या होता है? Suspension is a kind of mixture जो heterogeneous nature में होता है। Heterogeneous nature यानी कि एक ऐसा mixture जिसके अंदर solute particles completely dissolve नहीं होते solvent में और वो हमेशा solvent में suspended रहते हैं। So it is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। क्योंकि ये सस्पेंडेड रहते हैं तो हम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट को नेकेड आईज से आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, a suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium and the particles of suspension are visible to the naked eye। Moving forward with प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? अगली प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि इसके पार्टिकल्स में नेकेड आई से दिख सकते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े हैं साइज में, तो अगर हम उसके अंदर से बीम ऑफ लाइट स्कैटर करना चाहें तो आराम से लाइट स्कैटर हो जाती है व्हेन पासिंग थ्रू इट। अगली प्रॉपर्टी इसकी रहेगी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन में वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए। इससे हम ये कह सकते हैं दैट सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर। इसके अलावा देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी जो है कि अगर हम लोग सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। Moving forward to the next topic, what is a colloidal solution? Now, colloidal solution एक ऐसा solution होता है जो दिखने में homogeneous nature का होता पर actual में heterogeneous nature का होता है। Colloidal solution is a kind of mixture which appears to be homogeneous in nature but is actually heterogeneous in nature. For example, milk। दूध दिखने में होमोजीनियस है, हमें दूध के पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स नहीं नजर आते। ऑल वी सी इज अ कंप्लीटली डिसॉल्व्ड लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड है। हमें उसके पार्टिकल्स कभी डिफरेंट तरीके से नजर नहीं आते। बट इफ वी ट्राई टू पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट मिल्क विल स्कैटर द लाइट। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि वो हेट्रोजीनियस नेचर का है। It appears to be homogeneous but is actually heterogeneous. Why does it appear to be homogeneous? It appears to be homogeneous because इसका particle size is very small to be seen with naked eye. इसका particle size इतना छोटा है कि हम naked eye से नहीं देख सकते, इसीलिए वो homogeneous लगता है। But because it can scatter the beam of light passing through it, it is heterogeneous in nature. जब हम कभी भी लाइट के पाथ को विजिबल होता देखते हैं देन वी से दैट सच एन इफेक्ट, सच अ फिनोमेना इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यहाँ देख सकते हो, यहाँ दिख रहा है एक ग्लास के अंदर जब उन्होंने पानी रखा और दूसरे में उन्होंने कोलॉइडल सोल्यूशन रखा
और टॉर्च से बीम ऑफ लाइट पास करने की कोशिश करी, तो जो पहला गिलास है जिसके अंदर नॉर्मल सोल्यूशन है उसमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं हुई, पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं हुआ। बट जो सेकंड वाला कंटेनर है जिसमें कोलॉइडल सोल्यूशन था उसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला ग्लास है इसमें कोलॉइडल सोल्यूशन है। मूविंग फॉरवर्ड टू टिंडल इफेक्ट हमें और कहाँ दिख सकता है? नाउ टिंडल इफेक्ट ना सिर्फ ग्लास के अंदर जो जिसमें दूध पड़ा हो उसमें दिखेगा, बल्कि नेचर में भी दिख जाता है। नेचर में कैसे दिखेगा? जब कभी जंगल में जाओ या ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत लंबे लंबे घने डेंस पेड़ हैं, तो हमें जब सनलाइट उन पेड़ों के टॉप मोस्ट पार्ट से नीचे आती हुई दिखती है, वी कैन सी द सनलाइट कमिंग डाउन, हमें सनलाइट का पाथ नजर आता है। तो फॉरेस्ट के अंदर भी टिंडल इफेक्ट नजर आ सकता है। यहाँ पे देखिए, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist containing tiny droplets of water, which act as particles of colloid, are dispersed in air. एयर में टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स रहते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट का पाथ आराम से विजिबल हो जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूँ। सुबह के टाइम जब धूप कमरे में आती है और अगर दरवाजे का एक छोटा सा कोना भी खुला रह जाए या कोई छोटा छेद हो, होल हो, तो हमें कमरे में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी नजर आते हैं। या इनफैक्ट अगर आप रात को अंधेरे में अपने फोन की टॉर्च ऑन करो, फ्लैश लाइट ऑन करो, तो आपको अपने फोन की टॉर्च के आगे, फ्लैश लाइट के आगे डस्ट पार्टिकल्स विजिबल होंगे। तो एयर भी यहाँ पर एक कोलॉइडल सोल्यूशन हो सकता है जिसके अंदर पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि नेकेड आई से नहीं दिख सकता, बट लाइट का पाथ विजिबल होता है। इट कैन स्कैटर द लाइट पासिंग थ्रू इट। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इज एक्चुअली अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर छोटा होने के बावजूद इसका पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इसके पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। आप दूध के ग्लास को एज इट इज टेबल पे रख दीजिए, दूध कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। They do not settle down when left undisturbed, and that is why we can say that colloid is quite a stable mixture or a solution. Next property देख लेते हैं इसकी। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. हम filtration की मदद से कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बट एक डिफरेंट मेथड, एक डिफरेंट टेक्निक का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। वो मेथड क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। कभी किसी को मक्खन निकालते देखा हो तो वो बड़े से बर्तन के अंदर तेज तेज घुमाती हैं, हाथ से चम्मच को घुमाती हैं। वो सेंट्रीफ्यूगेशन है, सर्कुलर मोशन में किसी चीज को मूव करना, घुमाना, उसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और इसकी वजह से मिल्क के अंदर से पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं, दूध या मलाई में से मक्खन निकल जाता है। So centrifugation is the technique which is used to separate the particles from the mixture. अब कोलॉइडल सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स भी होते हैं। वो दो कंपोनेंट्स क्या हैं वो यहाँ देख सकते हैं हम। कोलॉइडल सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है डिस्पर्स्ड फेज और एक है डिस्पर्शन मीडियम। जो सॉल्यूट जैसा कंपोनेंट है, यानी जो बल्क में डिसॉल्व होता है, उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जिस मीडियम के अंदर वो डिसॉल्व होता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। कोलॉइड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्स्ड फेज क्या था। तीन तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। वो कहाँ हमें दे रखे हैं? वो हमें दे रखे हैं बुक के पेज नंबर 18 में, ये जो टेबल 2.1 है इसमें। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसे।